लास्ट अटेम्प्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से 50 नंबर का डायरेक्ट हमारी पीडीएफ में से लगा था। एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड डिटेल्ड वीडियो फॉर दिस अटेम्प्ट। चैप्टर नंबर 1 अपन कवर कर चुके, चैप्टर नंबर 2 अपन कवर कर चुके। अब अपन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। सर चैप्टर नंबर 3 के एलडीआर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो गए अभी सुनो ना सर। क्वेश्चंस करीब करीब मैंने कंपैरेटिवली ज़्यादा लिए इस बार, चैप्टर लेंदी है। एंड यहाँ पे आपको मेरे साथ में याद भी करना है, क्वेश्चन को समझना भी है, साथ के साथ में याद भी करना है सर। ठीक है सर। अच्छा, वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दो ताकि ये बाकी दोस्तों तक भी पहुँच सके। और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डन सर, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 एलडीआर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को, क्वेश्चन को समझना सर। सर कौन सी रिस्क सिग्निफिकेंट है, कौन सी रिस्क सिग्निफिकेंट है, ये ऑडिटर कैसे डिसाइड करता है? आपको ये फैक्टर्स बताने। क्वेश्चन एक बार देख लो, सीधे रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं मैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क explain the factors to be considered by auditor in exercising judgment as to which risk का significant risk। देखो भाई, आपको ऑडिट में बहुत सारी रिस्क मिलती है, ठीक है। कौन सी रिस्क को आप सिग्निफिकेंट रिस्क बोलोगे, ये ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लेता है, तो वो कौन से फैक्टर्स कंसीडर करता है। ठीक है सर, तो अपन यहाँ पे 6 रिस्क के बारे में पढ़ेंगे जो ऑडिटर को एटलीस्ट कंसीडर करनी चाहिए। देखो ना, मैं आपको पहले इसका छोटा सा एक निमोनिक बोल देता हूँ। जो ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल रूटीन ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो जनरली किसके होते हैं? रिलेटेड पार्टी के होते हैं। और रिलेटेड पार्टी मतलब सर आप जानते हो सर, रिलेटेड पार्टी मतलब कॉम्प्लेक्स। रिलेटेड पार्टी में तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो ही जाती है, ठीक है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड मिलने के चांसेस है। तो आपके 4 पॉइंट देखना कितनी बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगी। सर पहला, क्या ये रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन कितना इन्वॉल्व कर रही है? Whether the risk involves significant transactions with the related party, and whether the risk involves significant transactions that are outside the normal course of business or that appears to be unusual। तो 4 पॉइंट आपको याद हो रहे हैं क्या सर? क्या ट्रांजेक्शन्स जो आउटसाइड द नेचर ऑफ बिजनेस होते हैं वो जनरली किसके बीच में होते हैं सर? रिलेटेड पार्टीज के बीच में। रिलेटेड पार्टी मतलब सर मामला गंभीर कॉम्प्लेक्स चीजें हैं और यहाँ पे फ्रॉड मिलने के चांसेस तो रहते ही रहते हैं। तो 4 पॉइंट आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। बोलो ना सर, वेदर द रिस्क इज रिलेटेड टू फ्रॉड, complexity of the transaction, risk involves significant transactions with related parties, whether the risk involves significant transactions which are not in the normal course of business or unusual। 4 पॉइंट ये हुए। अब 5वां पॉइंट, रिस्क रिलेटेड टू चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज किसमें सर? सिग्निफिकेंट चेंज इन इकोनॉमिक, अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट। एंड लास्ट पॉइंट है, अकाउंटिंग एस्टिमेट इज अनदर एरिया सर जो बहुत रिस्की होता है ना। तो डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी in the measurement of financial information related to risk, especially those measurement involved which has a wide range of measurement uncertainty। ठीक है सर, क्या दे रखा है? डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की तरफ इशारा कर रहा है। तो 6 पॉइंट मेरे साथ में एक बार जल्दी से बता दो सर। पहला, ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सो वेदर द ट्रांजेक्शन इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और अपीयर टू बी अनयूजुअल। ठीक है सर। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड पार्टी का हिंट आ रहा है। तो वेदर द ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्टी। फिर रिलेटेड पार्टी मतलब फ्रॉड वाला एंगल, फ्रॉड मतलब कॉम्प्लेक्स वाला एंगल। वो 4 पॉइंट आपके याद हो गए। और 5वां पॉइंट था सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट होना, ठीक है। एंड 6ठा पॉइंट था अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द रिस्क। ठीक है, समझे क्या सर? 6 पॉइंट याद हो जाएगी। हाँ सर, अभी मेरी बात को सुनो ना। आपके क्या होता है, ये जो सिग्निफिकेंट रिस्क होती है ना, ये जो सिग्निफिकेंट रिस्क होती है ना, ये 2 कारण से ज़्यादा होती है। नॉन रूटीन और जजमेंटल मैटर। नॉन रूटीन और जजमेंटल मैटर। अब क्वेश्चन देखना सर, क्वेश्चन सेकंड वाला क्या पूछा हुआ है, पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। रोमम ज्यादा किधर होगा? सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम मैटर सच एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ऑल्सो रोमम मे बी ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंट मैटर। मैंने आपको बताया सर कि सिग्निफिकेंट रिस्क 2 कारण से तो होती है, एक नॉन रूटीन और जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है सर। that require the development of accounting estimate arising from matters such as accounting principle for accounting estimate may be subject to different interpretation। Explain in detail।
अब मेरी बात को सुनो ना, आपको यहाँ पे इनके कुछ एग्जांपल्स देने हैं, दैट्स इट। पहले अपन बात करते हैं नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन की। तो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन में एक तो मैनेजमेंट का इंटरवेंशन, एक मैनुअल इंटरवेंशन। मैनेजमेंट का इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन। देखो मैं थोड़ा सा भी लर्निंग वाले पे भी जाऊंगा ना, समझाने के साथ में मेरे को याद करवाना जरूरी है इस चैप्टर में। तो एक तो है मैनेजमेंट इंटरवेंशन। सर मैनेजमेंट इंटरवेंशन किससे रिलेटेड? सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड। और सर मैनुअल इंटरवेंशन किससे रिलेटेड? सर ट्रांजेक्शन्स जो थोड़े से मतलब ऑटोमेटेड वे में थे, फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, है ना। तो एक तो सर मैनेजमेंट का इंटरवेंशन टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जनरली होता नहीं है, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है। और एक मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग। सर मैनेजमेंट मैनुअल बड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। मैंने कहा यही थर्ड पॉइंट है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। और तुम तो मेरा नेचर जानते हो भाई, मैं हूँ साफ सुथरा इंसान, सीधी भाषा में आपको समझाने जानता हूँ, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करता। नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन विच में मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द रिस्क। 4 पॉइंट याद हुए क्या? बताओ भाई, 4 पॉइंट याद बताओ। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स के आपको एग्जाम्पल बताने हैं जो सिग्निफाई करेगा हाई रूमम। सो सर 4 पॉइंट। मैनेजमेंट का इंटरवेंशन किससे रिलेटेड? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड। मैनुअल इंटरवेंशन कहाँ पे? सर डेटा प्रोसेसिंग में, है ना, डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग में जो जनरली ऑटोमेटेड होता है। सर मैनेजमेंट मैनुअल कंफ्यूज कर दिया सर, कॉम्प्लेक्स कर दिया। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और तुम तो मेरा नेचर जानते हो, आई डोंट वांट टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन विच वे मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल्स। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, बढ़िया। अभी जजमेंट वाले की बात करते हैं। तो जजमेंटल मैटर में क्या होता है? जजमेंटल मैटर जनरली सब्जेक्टिव होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। हाँ सर, जजमेंटल मैटर में इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। हाँ सर, बस ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं आपके। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मे बी सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिकॉग्निशन की इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। साथ के साथ में सर ये जो जजमेंट होते हैं ना, ये सब्जेक्टिव होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड देयर सर्टेन अजम्पशंस इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण सर रूमम ज़्यादा रहता ही रहता है। फॉर एग्जांपल प्रोविजन में रूमम हमेशा ज़्यादा रहता है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज़्यादा ही रहता है सर। क्यों? क्योंकि अजम्पशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट के, एंड अजम्पशंस जहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ पे डेटा से छिड़कानी बिल्कुल हो जाती है। ठीक है सर, क्लैरिटी है? हाँ सर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सर मेरी बात सुनो, जो आपके इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। फाइनेंशियल भी होते हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। अब एंटिटी ने तो कंट्रोल हर जगह लगा रखे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर आपको सारे कंट्रोल पे फोकस करना चाहिए क्या? सारे कंट्रोल पे फोकस करना चाहिए क्या? सारे कंट्रोल्स आपके रेलिवेंट है क्या ऑडिट के लिए? आंसर इज नो सर, आंसर इज नो। वेरी लॉजिकल। बट फिर तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये कंट्रोल रेलिवेंट है या नहीं है? सर इसके लिए ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लेगा। हाँ सर, तो प्रोफेशनल जजमेंट लेते समय क्या हवा में बातें करेगा? नहीं सर, कुछ फैक्टर्स को देखेगा। ये तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट है। पूरा क्वेश्चन समझ गए? हाँ सर। अभी यहाँ पे दो लोगों को बुला लिया, जो एक जना बोल रहा है कि सर सारे कंट्रोल्स रेलिवेंट है, एक जना बोल रहा है नहीं सर कुछ कंट्रोल्स रेलिवेंट है। ठीक है, तुम्हें बताना है कौन सही बोल रहा है। अब कुछ बताओगे तो भाई कुछ फैक्टर्स तो बताओ। हाँ सर, देखो थोड़ा स्पीड चलता है अपना, क्वेश्चन मैं पूरा रीड करने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। एमटीबी जनवरी 2025 का क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें पूरी समरी बता दी। ठीक है। अब ऑडिटर ऑब्वियसली सर कंसीडर करता है कुछ फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स को वो कंसीडर करता है, जिसके बेसिस पे देखता है कि यार ये कंट्रोल मेरे लिए रेलिवेंट है क्या ऑडिट के समय में। ठीक है क्या? तो पहले तो ये देखो, मटीरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटेड रिस्क, मतलब सर वो पर्टिकुलर एरिया कितना मटीरियल है, उसमें सर कितना रोमम है, अगर है तो ऑब्वियसली सर रेलिवेंट होगा कंट्रोल। देन एंटिटी का साइज, सर एंटिटी अगर लार्ज होगी तो ऑब्वियसली सर कंट्रोल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, है ना। नेचर ऑफ द एंटिटी बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन, और सर एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अभी सुनो ना, आपको 9-10 पॉइंट दे रखे हैं, मैं पहले 6 पॉइंट याद करवा देता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ सर, कंट्रोल्स रेलिवेंट है या नहीं है, इसके लिए तुम बड़े लोगों से बातें करो। बड़े लोग मतलब वो थोड़े एटीट्यूड वाले हैं ना, है ना। तो बड़े लोगों का बताओ क्या नेचर क्या होता है? बड़े लोगों का नेचर डिकोड नहीं हो पाता है, कभी भी मूड स्विंग हो जाता है उनके बीच में। मतलब सर मैंने कहा बड़े से साइज, लोगों से एंटिटी, है ना। तो साइज ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनरशिप, वाह सर। डाइवर्सिव
डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एक ही पॉइंट, डिकोड मतलब स्पेलिंग चेंज कर दी, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन। क्या ये 3 पॉइंट आपको याद हो गए? हाँ सर। मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटेड रिस्क, और सर एंटिटी पे सर एप्लीकेबल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कैसा है। 6 पॉइंट आपको। मैं सर इतना फोकस इस पॉइंट पे क्यों करवाया, क्योंकि जनरल में पढ़ा देता, तुम भी जनरल लिख के आ जाते सर, यहाँ पे वर्ड टू मतलब एग्जैक्ट चीजें लिख के नहीं आई ना, वो एग्जामिनर नंबर नहीं दे पाएगा। समझो ना सर, आपको इतने सारे पॉइंट्स दे रखे, 6 पॉइंट तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। मेरे साथ में बोलो ना। मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, बड़े लोगों का नेचर डिकोड नहीं हो पाता, तो बड़े मतलब साइज, लोग मतलब एंटिटी, साइज ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स ओनरशिप स्ट्रक्चर, डीको डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन। बढ़िया सर। देन उसके सर एंटिटी के एप्लीकेबल एफआरएफ देख लेना, एंटिटी का एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देख लेना, ये कुछ पॉइंट्स देख लेना। फिर ये एक पॉइंट बड़ा बड़ा लिख सकते हो तुम कि सर पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्रोल्स कितना इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसट्रीटमेंट। ठीक है, समझेगा सर? हाँ सर, ये पॉइंट इतने से ध्यान में रख के चल लो। डन सर, डन। ये पॉइंट तो काट देना भाई, वैसे भी तुम्हें समझ में आएगा नहीं और कुछ भी लिख के आ जाओगे, लोड भी मत लो। 6-7 पॉइंट हो गए, हो गया। यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन आपको लिख रखा है, मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया था कि सर सारे कंट्रोल रेलिवेंट नहीं होते, कुछ कंट्रोल्स रेलिवेंट होते हैं जिसके बेस और ऑडिटर वो कैसे डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट। डन सर, यस सर। फोर्थ पॉइंट इज मटेरियलिटी रिक्वायर्ड टू बी डॉक्यूमेंटेड बाय द ऑडिटर, व्हाट फैक्टर्स हैव टू बी कंसीडर्ड इन दिस रिगार्ड। वेरी इजी, सुनो ना। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी को डॉक्यूमेंटेशन करना है ना, तो 3 टाइप की मटेरियलिटी होती है। ओवरऑल मटेरियलिटी, सर ये किससे रिलेटेड होती है? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल से। एक होती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, एक होती है सर असर्शन लेवल की मटेरियलिटी। ठीक है सर। अभी असर्शन लेवल में तुम्हें पता होना चाहिए सर, ABCD अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर, इसके साथ में चलते जाते हैं। और तीनों मटेरियलिटी में सर रिवीजन भी होता है, रिवीजन भी हो सकता है मटेरियलिटी में ड्यू टू द अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज, ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेज, कोई ऑडिट एविडेंस अलग मिल गया हो, है ना, तो रिवीजन भी हो सकता है। अब इस आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है तो सर डॉक्यूमेंटेशन इन्हीं का तो करना है। हाँ सर, अभी एक चीज समझो, आपने मटेरियलिटी निकाला कुछ XX फिगर, तो ये XXX फिगर कैसे आया, XXX कैसे फिगर आया, ये भी आपको बताते हुए चलना है सर। ठीक है क्या? डन सर, क्लैरिटी। अच्छा एक छोटी सी चीज इसमें मैं अगर आपको बताऊं ना, जैसे फॉर एग्जांपल बेंचमार्क लेते हैं ना, हमने बेंचमार्क लिया सेल को, उस पर लगाई परसेंटेज, तो ये सेल को ही क्यों बेंचमार्क लिया, इसका भी डॉक्यूमेंटेशन अपन करके रखते हैं। ठीक है सर, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब मैं तुम्हें पूरा इसका आंसर पढ़ा देता हूँ। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस फर्स्ट लाइन की वैल्यू है सर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट and the factors considered in their determination. For example, स्टार्टअप वाली कंपनी में कभी भी आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बेंचमार्क नहीं लोगे सर। किसको बेंचमार्क लोगे सर? आप रेवेन्यू को बेंचमार्क लोगे, तो वो आपको फैक्टर्स कंसीडर कर भी डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं। इस लाइन की ये वैल्यू है, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से सर, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। शैल इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट एंड फैक्टर्स कंसीडर्ड इन देयर डिटर्मिनेशन। 3 टाइप की मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, और तीसरी होती है आपकी असर्शन लेवल की मटेरियलिटी। वो ही लिख रखा है, इफ एप्लीकेबल द मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर ABCD। ठीक है, एंड एनी रिवीजन ऑफ A to C एज द ऑडिट प्रोग्रेस। ये A - C नहीं है, A to C है। ठीक है क्या सर? क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, ये चारों पॉइंट हमें समझ में आ गए। ठीक है, मेरे साथ में याद हो जाने चाहिए बेटा। ठीक है, और याद नहीं हो रहे ना, तो तुम्हारा फोकस क्या कहीं और है। स्पीड को करो 1 पे, 1.25 1.5 मत करो, चीज़ें समझा भी रहा हूँ, याद भी करा रहा हूँ, टाइम भी कम ले रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? या वीडियो की स्पीड अभी भी तेज चल रही है? धीरे कर ले मेरे राजा। चल, 5th क्वेश्चन सर। 5th क्वेश्चन सिंपल सा है कि ऑडिटर कॉन्सेप्ट को समझ लो सर। ऑडिटर कभी भी मटेरियलिटी ना तो क्लाइंट को बताता है ना यूजर को बताता है। हाँ, तो ऑडिटर क्या ये अज्यूम करके चलता है कि भाई यूजर को कुछ बेसिक, यूजर से रिलेटेड ऑडिटर कुछ बेसिक अजम्पशन मान के चलता है, क्योंकि यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ेगा,
और ऑडिट में कॉन्टेक्स्ट मटेरियलिटी का होता है सर। ऑडिटर मान के चलता है भाई साहब ये यूजर पढ़ा लिखा है, मतलब यूजर से रिलेटेड वो कुछ बेसिक अजम्पशंस मान के चलता है। समझ पा रहे हो क्या? ऑडिटर अपनी मटेरियलिटी ना तो क्लाइंट को बताएगा ना किसी को बताएगा, वो डॉक्यूमेंटेशन करके बिल्कुल रखता है बट बताता किसी को नहीं है, ठीक है, छुपा के रखता है। तो पर वो यूजर से रिलेटेड कोई अजम्पशंस मान के चलता है ऑडिट करते समय। सुनो ना सर, सी ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी सिंस मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट and is affected by auditor perception of FI needs of users of FS. He is reasonably making certain assumptions about the users of financial statement, which reasonable matters are likely to be assumed by him in respect of users. आप टॉपिक समझ गए क्या? हाँ सर, अभी सुनो ना सर, वो मानता है सर, वो मानता है कि सामने वाला जो उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा ना, ही हैज़ अ रीजनेबल नॉलेज। किसकी सर? सर बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंटिंग की। उसके पास में रीजनेबल नॉलेज है किसकी सर? बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंटिंग की। और सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिलीजेंटली स्टडी करता है एंड ही हैज़ अ विलिंगनेस टू स्टडी द इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ रीजनेबल डिलीजेंस। सर उस सामने वाले को पता है कि सर अकाउंटिंग ऑडिटिंग मटेरियलिटी कॉन्टेक्स्ट में होती है। अंडरस्टैंड दैट एफएस आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी। हाँ सर, साथ के साथ में सर वो रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस भी मेक करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा वैसा आदमी नहीं है सर, रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस मेक करता है। और चौथा पॉइंट इज रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। समझना सर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती है सर। वो सामने वाला इन अनसर्टेनिटीज को भी रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट इन द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एस्टिमेट, जजमेंट एंड कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट। इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। रीजन बीइंग कुछ भी लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 पॉइंट लिखने होंगे, दैट्स इट। 4 पॉइंट मेरे साथ में बोलो ना सर। तब वो सामने वाला पर्सन है ना, तो सामने वाले पर्सन को रीजनेबल नॉलेज है किसकी सर? बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंटिंग की। और सर उसमें विलिंगनेस भी है। हाँ, किसकी विलिंगनेस सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना डिलीजेंटली। वाह सर। दूसरा पॉइंट, ही अंडरस्टैंड दैट अकाउंटिंग एफएस आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एज ऑडिटेड। किसके बेसिस पे सर? मटेरियलिटी के बेसिस पे। सर वो समझता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ अमाउंट्स होते हैं जिसमें सर अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती है उनके मेजरमेंट में, दैट इन्वॉल्व सर्टेन जजमेंट। वो सर ये बेसिक लिमिटेशन समझता है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक समझता है। साथ के साथ में सर बुद्धिमान आदमी है सर, इकोनॉमिक डिसीजंस रीजनेबल लेता है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ही स्टडीड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिलीजेंटली। डन सर, 5 पॉइंट हो गए क्या? हाँ सर, डन। 6 पॉइंट सर, 6 पॉइंट किससे रिलेटेड है? बेंचमार्किंग। मटेरियलिटी के बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। What factor should the auditor considered when selecting the most appropriate benchmark for materiality? टॉपिक नहीं पता, छोटा सा कॉन्सेप्ट सुन लो। सर क्या होता है, मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट होती है सर? एक बेंचमार्क ऑडिटर चूज करता है और उस बेंचमार्क पे एक परसेंटेज लगा देता है। वहां से सर उसका अमाउंट निकल के आ जाता है। वो अमाउंट उसका क्या हो जाता है सर? मटेरियलिटी सेट हो जाती है उसकी। अब बात होती है कि सर ये परसेंटेज कैसे लगाना है? 10% लेना है, 5% लेना है, डिपेंड ऑन प्रोफेशनल जजमेंट। सर ये बेंचमार्क कौन सा लेना है? अगेन डिपेंड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर कुछ फैक्टर्स कंसीडर करता है। अच्छा सुनो ना मेरी बात को सर, बेंचमार्क कैन बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू एक्सेट्रा। ठीक है, नेट असेट भी हो सकता है। तो मेजरली बताऊँ ना, पीबीटी और रेवेन्यू ज़्यादा यूज़ होता है। कॉन्सेप्ट को समझ लिए क्या? मटेरियलिटी की कैलकुलेशन समझ लिए? हाँ सर। अभी टॉपिक के लास्ट लाइन पढ़ो। एज पर द गिवन केस व्हाट फैक्टर शुड द ऑडिटर कंसिडर्ड व्हेन सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेंचमार्क? ऑडिटर को पीबीटी लेना है या रेवेन्यू लेना है, इसके लिए सर वो कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करेगा? ठीक है सर, तो पहले तो 2 पॉइंट देखो। मटेरियलिटी डिटरमाइन करना इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। सर इसका स्टेप क्या होता है? बेंचमार्क जो आपने चूज करा स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें सर आप कुछ परसेंटेज अप्लाई करते हो तो आपका मटेरियलिटी की कैलकुलेशन निकल जाती है। बढ़िया सर। अब इसके लिए सबसे पहले वो क्या देखेगा? अरे बैलेंस शीट में देखेगा रेवेन्यू कैसा है, लाइबिलिटी कैसी है, असेट कैसी है, इनकम कैसी है, एक्सपेंस कैसा है। हाँ सर, तो एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट लाइक असेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। अभी स्टार्टअप वाले एग्जांपल में ऑब्वियसली सर बेसिक चीज है कि सर रेवेन्यू पे फोकस ज़्यादा जाता है। तो ये देखता है कि सर यूजर के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक आइटम है क्या जिस पे यूजर का फोकस ज़्यादा रहता है।
whether there are items on which attention of user of particular entity financial statement tend to be more focus. एग्जांपल मैंने स्टार्टअप का दे दिया, रेवेन्यू का। हाँ सर, तो 2 पॉइंट तो बड़े इजी। मैंने कहा एलिमेंट्स ऑफ द एफएस देख लो, फिर इसमें देखो सर कौन से एलिमेंट पे ज़्यादा स्पेसिफिक फोकस है। हाँ सर, फिर एंटिटी की देखो सर, नेचर ऑफ द एंटिटी, उसकी साइकिल क्या है, इंडस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, एंटिटी कैसे फाइनेंस हो रही है, किधर किधर उसका इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें देख लो। एंटिटी ओनरशिप स्ट्रक्चर, वे इट इज़ फाइनेंस। साथ के साथ में सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। सर बेंचमार्क कितना वोलेटाइल है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लो, कभी मार्केट इधर कभी मार्केट उधर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। योर बेंचमार्क शुड बी वेरी लेस वोलेटाइल, यू विल नॉट प्रिफर दैट बेंचमार्क दैट इज वेरी वोलेटाइल, वरना सर मटेरियलिटी की कैलकुलेशन ही बार बार रिवाइज होगी। ठीक है, तो इस पे इंस्टीट्यूट यहाँ से मजेदार तरीके से केस स्टडी में इसका तड़कता फड़कता मसाला डाल सकता है। ठीक है, एज एन ऑडिटर यू विल प्रिफर लेस वोलेटाइल बेंचमार्क रादर देन मोर वोलेटाइल बेंचमार्क, वरना तुम्हें मटेरियलिटी बार बार रिवाइज होगी। समझे क्या सर? 5 पॉइंट आपको समझ गए? हाँ सर। अच्छा, बेंचमार्क के लिए सर किस किस को ले सकते हैं? पीबीटी, टोटल रेवेन्यू, जीपी, टोटल एक्सपेंसेस, किसी को भी ले लो, ठीक है। अच्छा, साथ के साथ में छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए चलना कि यहाँ पे आपको डेटा तो लेना है। जैसे आपने लिया रेवेन्यू को बेंचमार्क ले लिया, तो सर रेवेन्यू कब का? पिछले साल का, इस साल का? मैंने कहा पिछले साल का भी ले सकते हो, इस साल का भी ले सकते हो। सर ये साल कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको प्रोजेक्ट कर दो, क्वार्टर क्वार्टर अमाउंट ले लो, उसको प्रोजेक्ट कर दो। सर बजटेड रेवेन्यू भी ले सकते हो फिगर, है ना, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड बजट ऑफ फोरकास्ट फॉर द करंट ईयर। और अगर सपोज करो कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ तो उसको एडजस्ट कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करो आईटीसी था, आईटीसी डीमर्ज हो गया इस साल, तो पिछले साल आपने जो पिछले साल का अगर आप रेवेन्यू का फिगर ले रहे हो तो यू नीड टू एडजस्ट दैट फिगर। समझे क्या? हाँ सर, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, रटा दिया, इससे ज़्यादा क्या लोगे भाई। 7th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन समझो। देखो भाई, ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क के 2 कंपोनेंट होते हैं, रूमम और डिटेक्शन रिस्क। अगर ऑडिट रिस्क बिल्कुल नहीं आता, माय सजेशन है कि आधे घंटे का यूट्यूब पे लेक्चर डल रखा है, ऑडिट रिस्क बाय सीए सेक्शन में टाइप कर लेना, प्लेलिस्ट डल रखी है फास्ट ट्रैक बैच की, उसमें देख लेना। सर ऑडिट रिस्क के 2 कंपोनेंट होते हैं, रूमम, डिटेक्शन रिस्क। सर रूमम इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, अरे सॉरी, कंट्रोल रिस्क। अभी इंस्टीट्यूट कितना लॉजिकल वे में क्वेश्चन पूछ रहा है अभी आपको समझ आएगा। सर इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, सर ये मैनेजमेंट के कारण होती है। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क सर ऑडिटर के कारण होती है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाया टाइमली बेसिस पे, दैट इज योर डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा, मैं मॉक टेस्ट पेपर का अलग से डिस्कशन करूंगा कि कौन सी रिस्क ऑडिटर के कारण होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता आप मिस कर जाओगे। सर डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के कारण होती है, और फिर उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन, फिर उन्होंने बोला एक्सप्लेन द डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन एमटीपी सीरीज 2। मैंने तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया था कि भाई इंस्टीट्यूट ऐसे ही पूछेगा। इंस्टीट्यूट ने पूछना स्टार्ट कर दिया, मेरी बातें मान रहा है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट लॉजिकल वे में क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन समझा? हाँ सर। डिटेक्शन रिस्क से रिलेटेड एक और तरीके का क्वेश्चन कैसे पूछा पुटअप हो सकता है कि फर्स्ट टाइम एंगेजमेंट हो रहा है, मतलब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होता है ना, तो सर अगेन डिटेक्शन रिस्क बहुत हाई रहती है, ये चीज़ भी ध्यान में रख के चलना। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू, मेरे हिसाब से डिटेक्शन रिस्क का मैंने दिया होगा आपके, मेरे को अभी क्वेश्चन देखना पड़ेगा किसका दिया है मैंने। सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इज दिस, एंड देन आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। कॉन्टेक्स्ट समझ गए क्या? हाँ सर, आओ मेरे साथ में देखते भाई किससे रिलेटेड मैंने दिया, मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा, डिटेक्शन रिस्क से रिलेटेड दिया है क्या, देखते एक बार। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर रिस्क इन डिटेल। Satranga Food Private Limited is engaged in the manufacturing of pickles. The auditor of a company have planned audit procedure in respect of recognition of revenue. Despite that, there is a possibility that misstatement in revenue recognition are not identified by the planned audit procedure. भाई साहब, ऑडिटर ने जो प्लान ऑडिट प्रोसीजर करे ना, ऐसी रिस्क लग रही है कि ऑडिटर नालायक है, ऑडिटर डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर ये किसके कारण है? सर दिस रिस्क
किससे रिलेटेड है? डिटेक्शन रिस्क। अब डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या सर? ऑडिटर में नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसट्रीटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस, जो भी उसने काम करा उससे वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, दैट इज डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क दो कारण से होता है सर, सैम्पलिंग रिस्क, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। आपको एग्जाम में ये दोनों एक्सप्लेन करके आना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे इंस्टीट्यूट ने एमटीपी सेकंड में क्वेश्चन पूछा, ऑडिटर कैन ओनली इन्फ्लुएंस डिटेक्शन रिस्क। दैट्स द ट्रिकी पार्ट इंस्टीट्यूट हैज आस्क्ड इन एमटीपी 2। इफ यू, अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट वीक होता, बच्चा 4 में से 0 ही लाएगा, 100% 4 में से 0 ही लाएगा, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ रिस्क इज दिस। ठीक है क्या? समझे क्या? हाँ सर। तो ऑडिटर कैन ओनली इन्फ्लुएंस डिटेक्शन रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे इन्होंने डिटेक्शन रिस्क को पूरा एक्सप्लेन कर दिया A to Z। ठीक है, एग्जांपल्स दे रखे हैं, सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क को एक्सप्लेन कर दिया। सर सैम्पलिंग रिस्क क्या होती है? कि जो आपने सैंपल लिया दैट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि आप सैम्पलिंग के बेसिस पे कंक्लूजन ले रहे हो। हाँ सर, तो ये दिक्कत है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क, कोई अदर कारण से कोई आपने इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर लगा लिया, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे 501 के बेसिस पे अटेंडेंस देनी होती है, फिजिकल काउंटिंग जब मैनेजमेंट कर रहा होता है, आपने करा ही नहीं, आपने स्किप कर दिया। हम तो कुछ अलग करेंगे दादा भाई, दैट इज व्हाट इन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, उसके कारण डिटेक्शन रिस्क इंक्रीज हो सकती है। डन सर। देन वेरी गुड क्वेश्चन, कैन बी आस्क इन योर एग्जाम। समझना क्वेश्चन को, समझना सर। ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, is a continuous dynamic process of gathering, updating, and analyzing information throughout the audit. Analyze and explain by giving example, concept को समझो। सर आप रिलायंस की एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो, यू नीड टू टेक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग। हाँ सर, आपने वो अंडरस्टैंडिंग ली। सर वो अंडरस्टैंडिंग एक बार में नहीं आती, पूरी ऑडिट में कंटिन्यूस आपकी नॉलेज को आपको अपडेट करना पड़ता है। सर उस अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है? सर उस अंडरस्टैंडिंग से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, एंटिटी में ये चीज़ें हैं, ये एरिया ज़्यादा खतरनाक है, ये एरिया कम खतरनाक है। ये उन्हीं एग्जांपल्स की बात कर रहा है कि सर वो उस अंडरस्टैंडिंग से आपका फ्रेम, जो सेट ऑफ फ्रेम बन जाता है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है ना, वो किन किन चीज़ों में आपको हेल्प करता है। तो मैं आपको बताऊं, मटेरियलिटी डिटरमाइन करने में, रोमम को डिटरमाइन करने में, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है कितना लगाना है वो डिटरमाइन करने में, अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है या नहीं है, इंटरनल कंट्रोल्स बढ़िया है या नहीं है, सर ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। हाँ सर, तो देखो ना पॉइंट्स देखो। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस डायनामिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, अपडेटिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट। विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंटिटी बिजनेस, योर ऑडिट प्लान इज यूजलेस, योर ऑडिट प्लान इज यूजलेस। ठीक है सर। तो अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद इन विच, ये आपको वर्ड मिलेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद इन विच ऑडिटर प्लान्स ऑडिट एंड एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। सर ये अंडरस्टैंडिंग उसको किस में हेल्प करती है? डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी, असेसिंग रूमम, ऐसे एरिया जहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन देने की जरूरत है, सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरिया। हाँ सर। सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की अप्रोप्रिएटनेस को चेक करना। सर एनालिटिकल प्रोसीजर कब लगाना है वो डिफाइन करना, और सफिशिएंट एंड सफिशिएंसी अप्रोप्रिएटनेस ऑडिट एविडेंस को इवेलुएट करना कि भाई ये ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है क्या, अप्रोप्रिएट है क्या। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स दैट यू नीड टू लर्न। पहले टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, पॉइंट्स याद हो जाएंगे। बस रट्टाफिकेशन, केवल और केवल रट्टाफिकेशन आपको नहीं चलता। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अभी मैं देखता हूँ, रुको। मैं पहले आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड रुको, मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहा हूँ पहले। इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन क्वेश्चन नंबर 14, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। सर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन मैंने छाट के लिया है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन था शायद ये। एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, यू कैन स्पॉट द कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट इन्वॉल्व इन अबव। अच्छा इन्होंने बड़ा इजी कर दिया, इन्होंने सीधे कंपोनेंट ऑफ रूमम पूछ लिया। अगर कंपोनेंट ऑफ रूमम है तो सर मेरे को पता है इनहेरेंट या कंट्रोल या डिटेक्शन रिस्क का तो ऑप्शन ही हट गया। हाँ सर। वियर एंड टियर प्राइवेट लिमिटेड, आप समझ रहे हो मैं कैसे क्वेश्चंस को टेकअप करता हूँ ऑडिट में। ठीक है सर, ऑडिट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन बेस्ड रादर देन रोट रनिंग।
आप रूट लर्निंग कर ही नहीं सकते इसमें, आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, फिर रटो ना मेरे साथ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, रटना बड़ा ईजी भी हो जाता है, मैं आपको बताऊं। आपको अगर मतलब समझ में आ गया ना, आपको रटना ईजी भी हो जाता है। और मेरी बात से अग्री करते हो ना, तो बताना कि कौन केवल रट्टाफिकेशन काम करेगा या कॉन्सेप्ट प्लस रट्टाफिकेशन काम करेगा, बताना मेरे को, है ना। अभी ये टॉपिक को समझना, आई कैन बेट अगर आपने रट्टाफिकेशन कितना ही कर लिया, यू कांट आंसर सच क्वेश्चंस इन एग्जाम। ऐसा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है भाई। वियर एंड टीयर प्राइवेट लिमिटेड इज ए स्टार्टअप। मेरे को स्टार्टअप वर्ड दिखते ही हिंट मिलने लग गया है। एंगेज इन प्रोवाइडिंग होलिस्टिक सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ पेडी स्टबल बर्निंग, मेनली कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ फार्मर। ठीक है। ड्यू टू importance given by the government to this issues, companies have entered in the market in past few years। बहुत सारी कंपनीज बिजनेस में आई थी, स्टार्टअप है ये। many of these companies have not been successful, have gone bust। बहुत सारी कंपनीज टाटा बाय बाय हो गई। एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कैन यू स्पॉट द कंपोनेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। आपको पता है मेरे को तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड भी नहीं लग रही थी, मेरे को जैसे ही स्टार्टअप वर्ड दिखा ना, मेरे को आइडिया लग गया था ये इनहेरेंट रिस्क का क्वेश्चन होगा। सर क्यों? क्योंकि इनहेरेंट रिस्क किसके कारण होता है सर? नेचर ऑफ असर्शन या नेचर ऑफ बिजनेस के कारण। और सर ये नेचर ऑफ बिजनेस हाईलाइट कर रहा है कि सर इनहेरेंट वीकनेस रहेगी, सर इनहेरेंट रिस्क की तरफ ये इशारा कर रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो क्या? ठीक है। ऑडिट रिस्क इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू नीड टू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। अगर नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ सर बेटा, आधे घंटे का वीडियो है वो देख लेना, ठीक है, पता पड़ जाएगा ऑडिट रिस्क क्या होता है बढ़िया तरीके से। अभी व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि भाई ये इनहेरेंट रिस्क है, और उसको एक्सप्लेन कर देना। तो इनहेरेंट रिस्क को एक्सप्लेन क्या करना है? इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन होती है ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन। ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन, ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है वल्नरेबिलिटी ऑफ असर्शन टू अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, अज्यूमिंग कंट्रोल्स आर नॉट देयर। यहाँ पे आप असर्शन के सारे वर्ड चिपका देते हो, ABCD, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर, वो वर्ड असर्शन के साथ में चिपकाए तो दैट्स कंप्लीट योर डेफिनेशन। कुछ असर्शन में ऑब्वियसली इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होगी, कुछ में कम होगी। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जहाँ पे होगी, जहाँ पे इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ द असर्शन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है सर, दिस इज अ इनहेरेंट रिस्क, और आपको एक्सप्लेन करने को बोल दिया, इनहेरेंट रिस्क को एक्सप्लेन कर देना। क्या ये बात है आपको समझ में आती है? हाँ सर, डन। Then one question is related to automated environment। आज की डेट में मानते नहीं मानते सर, AI सब कुछ कर सकता है। हाँ सर। तो क्या आजकल ऑडिटर क्या AI जैसी टूल्स यूज कर रहा है टू एनालाइज थिंग्स, है ना। एक्सेल इज अनदर टूल जहाँ पे डेटा की अच्छे से एनालिसिस हो सकती है। तो ये क्या होता है, बिग फोर वाले बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ताकि डेटा को ऐसे ड्रिक कर सके, ऐसे उसमें मिसस्टेटमेंट निकाल सके, एनालिसिस कर सके। तो ये वही पूछ रहा है कि सर मेरे को बताओ कि सर किधर किधर यूज हो सकती है सर डेटा एनालिटिक्स की टूल। डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन द टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स एंड डेटा रिसाइडिंग इन IT सिस्टम यूजिंग स्प्रेडशीट एंड स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स लाइक आइडिया ACL। एक्सप्लेन इन डिटेल स्टेटिंग ऑल रेलिवेंट पॉइंट्स। देखो ना सर, सर ऑडिट सैंपल का सिलेक्शन करना, अरे बिग फोर में तो भाई बिना सॉफ्टवेयर ही होता ही नहीं है। रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, जनरल एंट्रीज को एनालाइज करना, डेटा और उसकी पॉपुलेशन की कंप्लीटनेस देखना, चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड इन आइदर टेस्ट और कंट्रोल और सब्सटेंटिव ऑडिट टेस्ट। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करना, कंट्रोल डेफिशिएंसीज का इम्पैक्ट देखना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रीकैलकुलेशन करना, री परफॉर्मेंस विल बी रॉन्ग वर्ड, रीकैलकुलेशन करना। ठीक है, समझेगा सर, इजी टॉपिक था, याद करके जाना। डन सर। अब दो टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 किससे रिलेटेड है सर? ऐसे 330 से रिलेटेड है। टॉपिक को समझना सर, टॉपिक क्या है? डिस्कस द वेरियस पॉइंट्स विच ऑडिटर नीड टू कंसिडर इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट, एंड इफ सो लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पीरियड दैट मे इलैप्स बिफोर रीटेस्टिंग। मेरी बात को सुनो ना। क्वेश्चन ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि सर आपने पिछले साल भी इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करी थी, सर क्या उसको एज इट इज़ यूज़ कर ले, क्या वो हमारे काम को यूज़ कर ले, या सर इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग वापस करे? तो सर ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स।
सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि क्या मैं पुराने काम को यूज़ कर सकता हूँ या मेरे को इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग वापस करनी है। समझ रहे हो क्या? ऑडिटर का मेन एंगल क्या होगा सर? रिस्क होगा। अगर ऑडिटर को लगता है कि सर रिस्की हो गया है तो ही विल टेस्ट इंटरनल कंट्रोल, वो सोचेगा नहीं भाई, वो वापस एफर्ट डाल देगा। बट ऑडिटर को लगता है नहीं सर, ओके एवरीथिंग इज कूल, देन वो आगे बढ़ सकता है, टेस्टिंग नहीं करेगा। मेरी बात को सुनो सर, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल हर साल नहीं होती है, होती तो है पर हर एलिमेंट की हर साल नहीं होती है। क्या होता है सर, 3 ईयर्स का गैप रहता है जनरली जहाँ पे वो टेस्टिंग कर सकता है। जैसे फिक्स असेट की उसने इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग कर ली, वो अगले साल नहीं करेगा, पर करने की जरूरत पड़ सकती है अगर उसको रिस्क लग रही है, अगर बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस हो गए तो। कॉन्सेप्ट को समझे, दिमाग में स्टोरी बन गई? हाँ सर, अभी पॉइंट्स पढ़ो ना सर। इसके पॉइंट्स के लिए बस कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंट्रोल्स लिखे हुए हैं क्या? नहीं, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सर पहला कंपोनेंट होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। मैं इसको समझाते हुए बोलता हूँ ये स्वर्ग है। सेकंड होता है आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये नर्क है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बाय एंटिटी, ये नर्क कैसे बोलता हूँ मैं सर? क्योंकि रिस्क के बारे में बोल रहा है। स्वर्ग और नर्क की अकाउंटिंग करनी है, इसलिए थर्ड एलिमेंट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी मैं इन पांचों पॉइंट पे नहीं जाऊँगा भाई, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है इस वीडियो में कि मैं इन पांचों पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाऊँ, अपन टॉपिक से भटक जाएंगे बेटा। फोर्थ आ गया अपना मेन हीरो, अभी तक तो मेन हीरो की एंट्री नहीं हुई थी, कंट्रोल एक्टिविटीज़। और फिफ्थ हो गया सर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है सर, आपके बताओ पॉइंट्स इन्हीं से रिलेटेड हो गए, इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए, देखना सर। अच्छा, कंसिडरेशन विल भी क्या, रिस्क सर ज़्यादा है कम है, वो कंसिडरेशन ऑडिटर का होगा ही होगा। सुनो ना सर, पहला पॉइंट इधर से देखो, कैसे याद करो तुम्हें, इधर से देखो। इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन बाय द एंटिटी, फर्स्ट पॉइंट। ऑडिटर इफेक्टिवनेस देखेगा। फिर अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये सर मेन हीरो की बातें कर ली सर, ये अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कौन कौन से होते हैं सर? कंट्रोल एनवायरनमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एक्सेट्रा। ठीक है, देन इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स। ठीक है सर। अच्छा, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्रोल, क्या ये कंट्रोल मैनुअल है या ऑटोमेटेड है? ओके सर। वेदर द लैक ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर कंट्रोल पोजेज अ रिस्क ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज, अगर मैं उस कंट्रोल को टेस्ट नहीं करूँ तो क्या सर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज के कारण क्या ऑडिट रिस्क बढ़ रही है क्या? ये कंसीडर कर लो। एंड सर रोमम एंड एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन द कंट्रोल, वो कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आपको ऐसे याद हो जाएगा सर। इफेक्टिवनेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, रिस्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स, इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन बाय द एंटिटी, फिर रोमम एंड एक्सटेंट और रिलायंस ऑन द कंट्रोल। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स से आपको याद करके जाने हैं। डन सर, डन डना डन। हाँ सर, देन क्वेश्चन नंबर 12। डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है वैसे तो। डिस्कस द मैटर्स द ऑडिटर में कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब ऑडिटर कौन कौन से मैटर कंसिडर करता है इन डिटरमाइनिंग कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल मेरे को ज़्यादा करना है कम करना है। क्वेश्चन डायरेक्ट है वैसे। व्हेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस इज नीडेड रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल इट मे बी अप्रोप्रिएट टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग, मतलब क्या, आपको बढ़िया एविडेंस चाहिए तो यू नीड टू इंक्रीज योर टेस्टिंग, अगर नहीं चाहिए तो यू कैन डिक्रीज योर टेस्टिंग। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स ऑडिटर कंसिडर करता है while determining the extent of test of control? ठीक है सर, ये कुछ फैक्टर्स आपके दे रखे हैं सर। क्या, पहला कंट्रोल, कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेंथ कितनी है सर? लेंथ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड द ऑडिटर इज रिलाइंग, ऑडिटर कितना उस पर रिलाई करना चाह रहा है। फ्रीक्वेंसी, वो कंट्रोल कितना फ्रीक्वेंटली परफॉर्म होता है, मंथली होता है, डेली होता है, ईयरली होता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन। अच्छा, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल। ठीक है सर, एंड एक्सटेंड टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल रिलेटिंग टू असर्शन। सर ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद करने चाहिए। डन सर, क्लैरिटी? हाँ सर। देन
बेटा 2 पॉइंट मैं आपको है ना होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये 2 पॉइंट मेरे बोलने से नहीं होंगे। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी, मैं पिछले 4 अटेम्प्ट से चिल्ला रहा हूँ कि दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं अपनी बुक में। ठीक है सर। इंस्टीट्यूट हैज़ फाइनली स्टार्टेड टारगेटिंग दीज एग्जाम्पल्स इन योर एमटीपीज। सितंबर अटेम्प्ट में इन्होंने पूछा, देखो ठीक है, ये अभी शायद एमटीपी 1 में पूछा था इन्होंने, मई 2024 में पूछा था। वन क्वेश्चन वॉज रिलेटिंग टू इंश्योरेंस, है ना, इंश्योरेंस से रिलेटेड है। एक पूछा इन्होंने क्रेडिटर से रिलेटेड। ठीक है सर। अभी सुनो ना सर, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी होता क्या है? आप सामने वाले को बोलते हो भाई मैं तेरे को ये क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ, इसका रिप्लाई करके दे। तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी का ही है क्या। अभी एक इतना सा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं कि सर जितने भी आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे क्वेश्चन मार्क लिखना और क्वेश्चन लैंग्वेज में अपने आंसर को लिखना, वरना इंस्टीट्यूट समझ जाएगा ये बावला बच्चा है, ये रट्टा वेकेशन करके आ गया, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ के आया है। ठीक है, ये बेसिक चीज़, ये बेसिक गाइडलाइन है। एंड आई वांट यू, भाई मेरे भाई, एक बार इन दोनों क्वेश्चन को एक बार रीड करना, कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है सर, डन 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 डन। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तो लो। Please do revision in materiality and performance materiality topic as homework. So these are some priority topics for you in chapter number 3. I hope आपके एग्जाम में इन क्वेश्चंस के दर्शन हो जाए, बट अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिया आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा चैप्टर नंबर 3 में, आई कैन ईजिली से। वीडियो पसंद आया जल्दी से मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताना सर कैसा लगा, माहौल बना नहीं बना। थैंक यू सो मच।